आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आप तस्वीर में देख सकते हैं, श्रद्धांजलि यहाँ पर एक तरफ दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सुशासन दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जा रहा है। आज अपना ये सुशासन दिवस का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम न केवल यहाँ चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पर हो रहा है, बल्कि प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर और सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर लगभग 150 स्थानों पर आज इस कार्यक्रम की आयोजन किया गया है। सभी स्थानों पर आज उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, हमारी प्रदेश सरकार के, हमारे कैबिनेट के मंत्रीगण साथी, विधायकगण, सांसदगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारी बंधु, सभी प्रतिष्ठित जन, आज का दिन हम एक विशेष तौर पर जो मनाते हैं उसके पीछे की बैकग्राउंड हमको मालूम है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको सुशासन दिवस कहकर के मनाते हैं। सुशासन दिवस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2014 को इसका नाम दिया था। अटल जी के नाम से इसको जोड़ा गया था क्योंकि अटल जी का कार्यकाल जितना भी लगभग 5.5-6 वर्ष का प्रधानमंत्री के नाते से जब रहा, तो उन्होंने शासन को सुशासन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाए। शासन तो चलता ही है, अब वो शासन के नाते चलेगा केवल, या कहीं कहीं कुशासन की भी घटनाएं होती देखी जाती हैं। उसी को, शासन को सुशासन कैसे किया जाए, इसके लिए नई प्रौद्योगिकी के इस जमाने में नई नई विधाएं, नई नई कार्य पद्धति कि जनता को कैसे, नागरिकों को कैसे सरल रास्ते मिले अपने जीवनचर्या को जीने के। उसके जीवन में बहुत प्रकार के काम सरकारों के साथ पड़ते हैं, तो शासन के साथ उसका जो संबंध आता है, उसका तरीका कठिनतम अगर है तो सरल कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा सरल शासन सुशासन के रूप में ये करने के लिए यानी मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन सुशिक्षित हो। इसलिए उन्होंने नगर नगर, गांव गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उस शिक्षा के माध्यम से ही ये चीज़ें सब संभव हो पाती हैं, खास करके टेक्नोलॉजी। हमने जनप्रतिनिधियों को भी शिक्षित होने के लिए कदम उठाए, केवल इसीलिए था कि हमारे सारे सिस्टम को कैसे सरल किया जा सके। हरियाणा एकमात्र प्रांत है जहाँ पंचायती राज सिस्टम में, या हमारा जो नगरीय सिस्टम है शासन का, उसमें पढ़े लिखे लोग आए। तो ये 5 साल पहले जब हमने ये योजना बनाई थी, उसकी आलोचना बहुत हुई थी, लेकिन उसका लाभ भी हमको बहुत मिला है। जितने हम कार्यक्रम, नए नए प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, बहुत आसानी से नीचे चले जाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हरियाणा इसमें बहुत अग्रणी हो गया है। पिछले वर्ष 2019 को जब गुरुग्राम में इस कार्यक्रम को, राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहाँ मनाया गया था, वहाँ से मैंने भाषण दिया था। मैंने कहा था कि अगला वर्ष हमारा 2020 का ये सुशासन संकल्प वर्ष रहेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे सब लोगों ने मिलकर, उसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, प्रत्यक्ष काम करने वाले, कुछ ऐसे कि बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले, नींव में रहकर काम करने वाले। नींव मजबूत हो जाती तो मंजिल तो अपने आप मजबूत बनती है। आज हमने सुशासन के इतने सारे प्रकल्प, 40 के लगभग नए प्रोजेक्ट्स पिछले वर्ष भर में जो तय किए गए, लॉन्च किए गए, आज कुछ लॉन्च किए गए हैं, कुछ का उल्लेख मैं करूंगा। अभी तक तो हमने उसको शुरुआत की है। अब शुरुआत करने के बाद उसके परिणाम अब निकलने शुरू होंगे। तो अगर हमने पिछला वर्ष, जो आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है, इसको सुशासन संकल्प वर्ष का नाम दिया था, तो मैं अगले वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में कहूंगा कि इसके परिणाम आने चाहिए। और परिणाम आने के लिए हमने सबने फॉर्मेशन की,
अपने अपने विभागों में बैठ करके हर प्रकार के प्रोग्राम बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, पोर्टल बनाए, वेबसाइट्स बनाई, सारा सिस्टम ऑनलाइन करना शुरू किया है। लेकिन इसका जो प्रयोग करेंगे, प्रयोग फील्ड में लोग करेंगे। तो जो फील्ड के लोग हैं उनकी परीक्षा इस बार होनी है कि इसको कितना सफल करते हैं। आखिर तुम यहां बैठ के बनाते हैं, उसका उपयोग तभी है जब जनता का और सरकार का जो संबंध आता है वो कर्मचारियों के माध्यम से आता है। तो कर्मचारी इसका कितना उपयोग करें, इसके लिए भी हम सबको प्रेरणा भी देनी होगी, समझाना भी होगा, विषय का ज्ञान भी देना होगा, ट्रेनिंग भी करानी होगी। उस ट्रेनिंग के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचेगा। एक विषय और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो टेक्निकल चीजें नई नई शुरू हुई हैं आईटी के माध्यम से, इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो इसका गलत उपयोग करने के लिए, मिसयूज करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम एक कदम बढ़ते हैं, कई बार वो लोग 2 कदम भी बढ़ जाते हैं। आजकल ये जो इतनी डिजिटल सिस्टम है, इसको हैक करने के सिस्टम बन गए हैं, डिजिटल क्राइम शुरू हो गए हैं। हमने भी उसको रोकने के लिए डिजिटल यानी थाने भी बनाए हैं। क्राइम ये जो क्या उसको बोलते हैं, साइबर क्राइम का रोकथाम के लिए हमने हरियाणा में, एक तो गुरुग्राम में और भी एक आध जगह साइबर क्राइम को रोकने के लिए थाने अलग से बनाए हैं। लेकिन इन चीज़ों को साथ साथ चलता रहेगा। हमने तो आखिर जनता को सुविधा पहुंचानी है, और जब जनता को सुविधा पहुंचानी है तो ये सब काम उसी दिशा में हमको लेके चलना होगा। सुशासन अपने आप में ये कोई एक घटना नहीं है, काम नहीं है, एक दिशा है। आज हमने इसको शुरू किया है तो हमें को एक मानस बनाना होगा कि लगातार इसको सफल करते हुए और इसके अंदर नए नए जो बदलाव होते हैं समय समय पर, उस बदलाव के साथ भी इसको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। और इसके लिए वातावरण भी ऐसा बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई बार चीज़ें संभव होती नहीं हैं। तो उस अनुसार नई योजनाएं, जो हमारे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की ट्रेनिंग, रैशनलाइजेशन, इसकी ओर भी हम आगे अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका हम लाभ उठा पाएंगे। जो अभी तक पिछले वर्ष भर में काम किए गए, मुझे ध्यान में है कि 2015 से ये शुरू कर दिया था हमने, बल्कि 14 से ही 25 दिसंबर 2014 को हमने सबसे पहला ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू किया था, अगर याद हो तो। उसी रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम स्थिति पर ले आए हैं कि आज हमारी जो रजिस्ट्रियां हैं वो बिना किसी बाधा के, और उसके अंदर जो गलत काम होते थे उसको भी हम रोक पाए। तो आज उसका बहुत बड़ा लाभ हमको हुआ है। उसके लिए एक आध सूचना हमारे नए कार्यक्रमों में भी आज घोषणाओं में मैं जरूर करूंगा। तो हमने उस समय शुरू किया था। फिर हमने हरियाणा में कितने ही ऐसे पोर्टल बनाए। अभी जो जन सहायक मोबाइल ऐप जिसकी भी चर्चा की गई, उसके अंदर हर प्रकार के ऐप एक ही स्थान पर हमको मिल जाएं। तो जन सहायक ऐप के माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट के ऐप सारे उसमें मिले, ताकि नागरिक को किसी एक ही विंडो पर जाने के बाद हर प्रकार की ऐसी सुविधा कहाँ से जाना वो सब करेंगे। आज हमने बहुत से अवार्ड जो अभी जो घोषित किए थे पिछले वर्ष के सुशासन के नाते से अच्छे काम करने वाले जो लोग होंगे उनको अवार्ड देंगे। उसमें ई संजीवनी का भी एक अवार्ड दिया गया है। ये प्रोग्राम भी हमारा अच्छा हुआ। कोरोना का एक चैलेंज हमारे सामने आया, तो उस चैलेंज के साथ साथ ये जो हमारे गुड गवर्नेंस के जितने काम थे जो हमने शुरू कर दिए थे उससे पहले ही, कोरोना तो मार्च में आया, हमने ये सारे काम दिसंबर से ही शुरू किए थे। तो उसकी जो भूमिका थी हमें उस समय भी उपयोगी सिद्ध हुई। बल्कि हमारे तो वो टेस्टिंग एक पीरियड हो गया कि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें टेस्ट हो गई, और टेस्ट होने में उसका हमने उपयोग किया और उसके लाभ बहुत हमको मिले हैं। चाहे हमने राशन देने की बात की, चाहे हमने घर घर मानो उनका ये जो परिवार पहचान पत्र के नाते से ई कमेटियों के माध्यम से सर्वे करने की बात हमने की। हमने राशन के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता हर एक के बैंक में अकाउंट में देने की बात की। तो ऐसे कितने ही काम ये सब हमने किए हैं। वो कोविड का पीरियड उसके लिए एक प्रयोग का पीरियड हुआ जिसमें हम सफल हुए हैं। और इस नाते से मेरा परिवार मेरी पहचान, जिसकी आज कुछ सर्विसेज 100 के लगभग सर्विस आज हमने लॉन्च की हैं, जोड़ी हैं, इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को मिलेगा। यानी सरकार आपके द्वार जो कभी नारा दिया जाता था, वास्तव में यही एक तरीका है कि हर व्यक्ति को सरकारी सारी सेवाएं उसके घर में से ही वो भरे और उसकी पहचान ठीक से हो जाए। अभी तक स्थिति क्या है कि
एक स्वाभाविक होता है, व्यक्ति बाय नेचर जो होता है थोड़ा लालची होता है। उस लालच में पात्र और अपात्र इसकी पहचान कई बार नहीं हो पाती। हमको उसकी पहचान करके कि किस चीज का कौन पात्र है, कौन सी सेवा, कौन सी योजना किसको मिलनी चाहिए, कई बार जिसको मिलनी चाहिए उस तक पहुंचती नहीं है और दूसरे आदमी उसका दुरुपयोग करके ले जाते हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम में से हर परिवार की उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसकी बाकी सब चीज़ें, उसकी क्षमता क्या है, उसके काम करने के लिए उसके पास कोई सिस्टम है कि नहीं है। क्योंकि एक लेवल से अगर परिवार को अगर उस ऑर्बिट में से बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक सामान्य गति से एक मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन यापन कर सकता है। अदरवाइज वो एक विशेष सर्कल में फंसा रहता है, उसके अंदर ना अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, ना अपना रोजगार कर पाता है, ना परिवार के सदस्यों का इलाज करा पाता है, क्योंकि उस सर्कल में ऐसा फंसा हुआ है कि उसमें से उसको कुछ सोचता नहीं बाहर कैसे निकले। सरकार का काम है ऐसे लोगों को सहायता करना, पहचान करना, उनको उसमें से बाहर निकालना। तो हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से उसकी जितनी सहायता करनी होगी सहायता करेंगे, उसको जितना योजनाओं का लाभ देना होगा वो करेंगे, जितना उसको ट्रेंड करना होगा वो करेंगे, उसकी काबिलियत बढ़ाना है, शिक्षा के साथ स्किलिंग करानी है, रोजगार देना है, ये सब काम उसके माध्यम से हम करा पाएंगे। और इसके करने के लिए जो सरकारी सिस्टम में हमारा जो ऑफिशियल जो बर्डन होता है वो मैं समझता हूँ फाइलों का बहुत बड़ा बर्डन होता है। और इस फाइलों को इधर से उधर, यहाँ से वहाँ लाने ले जाने के लिए हमारा पूरा सिस्टम लगा रहता है। और उसके अंदर मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं कि भी हम सब लोग फाइल खेलते रहते हैं। तो इस सिस्टम को भी थोड़ा सुचारू ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ये जो ई ऑफिस की कल्पना हमने की है, एक बहुत एक अच्छी योजना है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अपने ऑफिस ई ऑफिस कर दिए हैं। शुरुआत हमने की थी एफडी से, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, मुख्यमंत्री ऑफिस से। बल्कि सबसे पहले तो मुझे याद आ रहा हमारा जो आईटीआई का जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उन्होंने अपने आप को ई ऑफिस किया था, लेकिन कुछ कठिनाइयां आने के कारण से बंद हुआ। क्योंकि जब तक ऊपर के विभाग ई ऑफिस नहीं होते हैं तब तक नीचे संभव होता नहीं है। इसलिए अब सारे ऑफिस ऊपर से लेकर नीचे तक ई ऑफिस होने लगे हैं। और इससे अब कौन अधिकारी और कर्मचारी वो उस फाइल पर कितना जल्दी काम करता है, क्या वो काम कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। पहले तो ये मॉनिटरिंग नहीं होती थी, हमारा वो फाइल ट्रेसिंग जो सिस्टम होता था उसमें से भी कभी कोई देखता था, कभी नहीं देखता था, या अगर फाइल चलती भी रहती थी उसकी ठीक से एंट्री नहीं होती थी। अब फाइल की मूवमेंट ई ऑफिस होने के बाद अपने आप हो जाएगी। बल्कि आज तो ये देखा जा सकेगा कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी कितनी फाइलें निकालता है, किस स्पीड से निकालता है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी मिल सकते हैं प्रदेश में जिनके पास नाम से तो वो क्लरिकल पोस्ट से क्लास सी, क्लास बी का अधिकारी है, फाइल शायद दिन में एक भी नहीं पहुंचती होगी, या महीने में अगर एक आध पहुंचती हो तो वो नहीं गनीमत है, वो सारा महीना ऐसे ही काट देता अपना। लेकिन इसमें से ट्रैकिंग हो जाएगी, उस ट्रैकिंग के आधार पर किस व्यक्ति के पास कितना काम है इसका मूल्यांकन हो जाएगा। और अगर ई ऑफिस के माध्यम से काम कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं कर रहा तो रैशनलाइजेशन में हमको सोचना पड़ेगा कि उस पोस्ट को भी रखा जाए कि ना रखा जाए। क्योंकि अदरवाइज आज हमारे 3 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, सैंक्शन पोस्ट 4 लाख से ऊपर है, 4.5 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख कर्मचारी आज भी भर्ती की इंतजार में हैं। लेकिन हमारी आवश्यकता कितनी है ये आज तक ही नहीं पता हमको। तो ऐसे हर एक कर्मचारी की उपयोगिता, उसका काम, इसका भी हम ई ऑफिस के माध्यम से पता कर पाएंगे। हमने पीछे ई सचिवालय की भी योजना बनाई थी। ई सचिवालय के माध्यम से जो हमारे जो मिलने वाले लोग हैं, हमारी एंगेजमेंट है, वो ई सचिवालय के माध्यम से कैसे हो, मुझे मालूम नहीं कितना उसके ऊपर रिस्पांस मिला, कितना हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। लेकिन आगे चल करके इसको थोड़ा और सुव्यवस्थित करना पड़ेगा कि जो लोग हमको मिलने के लिए आना चाहते हैं, खास करके जो कोविड का पीरियड है, इसमें तो डिस्टेंस से जो लोग मिलेंगे, अपना काम कराएंगे, उनको भी संतोष, हमको भी संतोष। और एक जो चैलेंज है हमारा ये बीमारी वाला, इसको भी हम रोक पाएंगे, तो इसको भी हमने करना है। हमारा जो अभी चर्चा हुई जिसमें आज 81 गांव के अंदर मैंने लाल डोरा की जो रजिस्ट्रियाँ दी हैं, भूमि रिकॉर्ड जो है ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को ठीक करना, लाल डोरा की व्यवस्था को ठीक करना, इस काम में भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये काम सबसे पहले करनाल जिले में एक गांव सिरसी गांव से हमने शुरू किया था और फिर उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने अडॉप्ट किया और 8 प्रदेशों में इस समय कार्यक्रम चल रहा है।
स्वामित्व के नाम से। तो जितनी डिजिटलाइजेशन के प्रोग्राम हमने शुरू किए वो पूरे देश में उनको सराहा जा रहा है। चाहे वो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको सराहा गया। जितने भी काम हमने शुरू में किए हैं जो बाकी प्रदेशों में केवल नारे दिए जाते थे, लेकिन हमने उसमें पीछे लग करके किए हैं सब। और इसके लिए कई बार जिद पकड़नी पड़ती है कि ये काम कोई जिम्मे लगा, इसको मुझे पूरा करना है और पूरा करके इसको फील्ड में उतारना है। उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसके आग्रह करना पड़ता है, कई बार तो दुराग्रह करना पड़ता है। ट्रांसफर पॉलिसी में एक बार गुप्ता जी का मुझे कमेंट याद है क्या कि हम आए तो थे ब्रीफिंग देने के लिए और ब्रीफिंग लेके जा रहे हैं, इसलिए जैसा आप कह रहे हो वैसा करेंगे। याद है? तो इस प्रकार से हमें आग्रह करने के लिए आग्रह करने का भी एक स्वभाव अपना बनाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और अच्छा अपनी आवश्यकताएं, अपनी समस्याएं वो रखने के लिए, हमारे तक भेजने के लिए हमने जो पोर्टल किया था, ग्राम दर्शन पोर्टल, उसको भी और प्रचलित करना है ताकि उस गांव का हर नागरिक अपनी डिमांड, अपनी समस्या, अपनी वहां की किसी प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है तो उसको तक जोड़ सके और जो हमने काम किए हैं उन कामों की जानकारी उसमें हो, सारे एसेट्स गांव के सरकारी एसेट्स हैं उसकी जानकारी हो, ताकि हर आदमी यानी उसको जानकारी मिल सके। दूर बैठा गांव आदमी भी अपने गांव के बारे में देख सके तो मेरे गांव के अंदर आज क्या क्या चीज़ें सरकार ने बना दी हैं, क्या क्या चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, कौन कौन इस चीज़ की आवश्यकता है। और सभी 6700 पंचायतें यदि कोई एक ग्राम पोर्टल के माध्यम से हर डिपार्टमेंट को कोई अपनी आवश्यकताएं भेजते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट को उसका योजना बनाने का भी लाभ होगा कि आज सब गांव में अगर कोई डिमांड है, मानो एक ही चीज की डिमांड है, तो कौन सी ऐसी डिमांड है जो बहुत ज्यादा उठ रही है, ताकि उसको हम प्रायोरिटी पर कर सकें। और काम को करने के तरीके तो हर डिपार्टमेंट को ये सोच बनानी चाहिए कि कोई एक काम कहीं का अगर आया है तो पता ये करना चाहिए कि ये काम क्या पूरे प्रदेश में जहां जहां ये आवश्यकता एक साथ कर सकते हैं क्या। हमने योजना बनाई थी शिवधाम योजना, तो शिवधाम योजना में प्रदेश के जितने भी शमशान घाट हैं, जितने भी बरियल ग्राउंड हैं, उन सब में 4 चीजें सब डीसीज को लगा देश में करो। अब लगे हैं, हालांकि सब नहीं हुए, अभी कई जिले तो काफी आगे हो गए, कुछ में अभी कमी भी है। अभी भी आह्वान किया कि वो सारे काम एक साथ करने चाहिए। तो जो काम हम पकड़े पूरे प्रदेश का एक साथ करना, हर घर में यानी नल से जल देना, अभी पूरे हर घर के अंदर कार्यक्रम अगर करना है तो टारगेट लेकर करना पड़ेगा। हमारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा उसमें काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे इस प्रोग्रेस में उस सिस्टम को भी हम अच्छा कर पाएंगे। किसानों के लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये भी एक यूनिक है, कहीं और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है कि हर किसान उसकी कितनी खेती है, कितनी जमीन है, उस जमीन के ऊपर उसने क्या बोया है, वर्ष में 2 बार कम से कम उसमें एंट्री करे, ताकि उसकी जो दुविधाएं हैं, कहीं बैंक से लोन लेना वो दुविधा है, बोना कुछ है, लिखा कुछ है, बेचने के लिए भी बोया कुछ है, बेच कुछ रहा है, उसके कल को इंश्योरेंस में कंपनसेशन आते हैं, उस कंपनसेशन में यही रगड़ा झगड़ा होता है कि आपने लिखवाया हुआ तो गेहूं है, वो कुछ और रखा है, ये झगड़े। तो ऐसी पारदर्शिता किसान को भी बिना किसी हील उजत के वो सारी जानकारी साल में एक बार दे और फिर इसको वेरीफाई करे कि सरकारी डिपार्टमेंट करेंगे, हमारा इरिगेशन, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी करेगा, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी करेगा, सैटेलाइट से हम अपनी टेक्नोलॉजी से भी उसकी जानकारी ले सकेंगे। तो इसका भी हमको एक पूरा लाभ होने वाला है। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक यूनिक हमने कार्यक्रम किया और अच्छा एक अभियान उसका चला करके हमने 80,000 एकड़ तक उसको सफलता हमने पाई, जिसका 7,000 रुपया शायद सब पहुंच गया होगा, नहीं तो पहली किस्त तो 2,000 पहुंच ही गई है, अगली 5,000 की किस्त भी तुरंत पहुंच जाए तो उसका अपना एक उपयोग रहेगा। पंचायती राज में हमने व्यवस्थाओं में राइट टू रिकॉल, अभी एक व्यवस्था, ये भी एक रिफॉर्म है, ये भी एक सुशासन है, ताकि हम लोग लोगों को एक अधिकार दें कि आपको पसंद नहीं है तो आप वापस बुला लीजिए। मेयर्स के या चेयरमैन जो नगर पालिकाओं के, इसका डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी हमने किया, ये भी कुछ प्रदेशों में पहले से चल रहा है, लेकिन इसके अपने लाभ हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये भी अपना एक, अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो DTOs लगाए, ऑपरेशन शुद्धि, आमूलचूल परिवर्तन किया है।
कुछ कठिनाइयां कर्मचारियों को थोड़ी आई उसमें से, कुछ लोगों ने विरोध भी उसका किया, लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि आखिर ये चीज क्यों की जा रही है, आम जनता के लाभ के लिए, रेवेन्यू की चोरी ना हो इसके लिए। तो इस नाते से ये भी एक परिवर्तन हमने यहाँ किया। उसके लिए 45 हमने पोर्टेबल जो धर्म कांटे हैं, जो धर्म कांटा तो नहीं कहेंगे उसको, पोर्टेबल कांटा यानी वेइंग मशीन, इसको और हम बढ़ाएंगे। इस प्रयोग को सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि हर किसी की ये चेकिंग हो सके। कई प्रकार के हमने विभागों के नए गठन किए, जैसे ये सारा आईटी के उपयोग जो पीपीपी हम तैयार कर रहे हैं, इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग ये हमने बनाया, एमएसएमई ये अलग से विभाग बनाया, विदेश सहयोग विभाग बनाया, सभी के लिए आवास ये बनाया। तो कितने ही ऐसे जो काम हमने ये सारे किए हैं ताकि सुचारू ढंग से चीज़ों को आगे हम बढ़ा सकें। भ्रष्टाचार को रोकना, लोगों के आवश्यकता के हिसाब से सब काम टाइमली हो ये काम करना, इसके लिए सब हम कर रहे हैं। और हमने सीएलयू के नाते से भी जो एक अभी हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जो किया है कि 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन ये सीएलयू मिल जाएगा। सीएलयू कोई अप्लाई करेगा, ऑनलाइन अप्लाई करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसको डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड स्वीकृति ये सीएलयू की ये मानी जाएगी। ये टाउन कंट्री प्लानिंग ने अपना एक कार्यक्रम बना लिया है। तो इस प्रकार से इन सब सेवाओं के माध्यम से आज जो अंत्योदय सरल पोर्टल, इसकी भी कुछ इंटीग्रेशन किया गया है जो सर्विसेज के साथ। इसमें बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि एक ये एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट है हरियाणा का, और पूरे देश में इस प्रकार का कहीं नहीं है। अभी राष्ट्रपति हमको 30 दिसंबर इसी 3 दिन बाद इसका फर्स्ट अवार्ड जो है वो मिलने जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई इसकी। और इससे इसी कार्यक्रम में अंत्योदय सरल में इससे पहले भी हमको 4 अवार्ड मिल चुके हैं। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2020 गोल्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 20 में दिया था। इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल लीडर अवार्ड नवंबर 2018 में मिला। मोस्ट इनोवेटिव सिटीजन एंगेजमेंट अवार्ड ये डिजिटल इंडिया कॉन्क्लेव में अगस्त 2018 में मिला। और इसी प्रकार अवार्ड फॉर एक्सलेंस अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी फॉर एट सीएसआई नीलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड 2017-18, ये सब इस प्रोसेस में केवल एक इस कार्यक्रम के लिए मिले हैं। हरियाणा में हमारा इसमें एक बहुत अच्छा नाम हुआ है। इसी प्रकार पावर डिपार्टमेंट, हमारा पावर डिपार्टमेंट भी पिछले कई वर्षों से, खास करके उसमें लीकेज कितनी होती है, इसको कैसे कम किया जाए, हम अपने जो लॉस हैं, लाइन लॉसेस कैसे कम करें, बहुत अच्छी प्रगति हमारी उसमें हुई। और खास करके 24 आवर्स पावर की ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई, इसमें बहुत प्रदेशों ने प्रयत्न किए हैं, हरियाणा ने भी बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हमने एक यूनिक योजना बनाई, मेरा गांव जगमग गांव, और फेजेस में इस काम को करना शुरू किया। उसका लाभ हमको ये हुआ कि अभी तक तो 4800 गांव 24 घंटे बिजली थे। आज 25 तारीख से घोषणा की है डिपार्टमेंट ने कि 5080 गांव ये अब 24 घंटे हो जाएंगे। ये मोर देन टू थर्ड क्या 3/4 75%, क्योंकि कुल 6700 गांव हैं, तो 1700 गांव बाकी बचे हैं, 5100 के लगभग हो गए हैं। तो ऐसे बहुत बड़ा एक काम ये हरियाणा का हो गया है। अभी केंद्र सरकार तो इस प्रकार के लॉज बना करके, कानून बना करके सारे काम कर रहे हैं। मैंने बिना किसी कानून बनाए डिपार्टमेंट में एक एफिशिएंसी लाने का काम किया। लाइन लॉसेज हमारे कम हुए, चारों कंपनीज हमारी प्रॉफिट में आ गई। और सबसे एक उल्लेखनीय जो जानकारी आज हमको मिली है कि हमारी जो ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां अब जो इनका जो ग्रेडिंग होती है उसको रैंकिंग बोलते हैं। 15-16 में जो रैंकिंग थी UHBVNL की, मार्क्स थे 44, रैंकिंग 24वीं और रेटिंग B। ऐसे ही DHBVN 48% मार्क्स थे, रैंकिंग 22, रेटिंग B। आज 4 साल के बाद जो 8वीं एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग आई है 18-19 की, UHBVN मार्क्स 76, रैंकिंग 7
और ए ग्रेडिंग हो गई है। इससे भी आगे DHBVN और अच्छा हो गया, मार्क्स 86, रैंकिंग 4th और रेटिंग A+। यानी अभी तक जो रेटिंग ही होती थी, गुजरात प्रदेश की कंपनियां ही होती थी A+A उसी में झूलते थे, वो आगे कहीं किसी को जाने नहीं देते थे। एक आध कंपनी शायद कर्नाटक की होती थी, वो थोड़ा सा इसमें आगे थी। पहली बार हमने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया और गुजरात की जो 6-7 कंपनियां हैं उनके अंदर भी हम घुसे हैं कि भी हाँ, वहाँ हमारा जो 4th अगर नंबर आया है तो गुजरात की कुछ कंपनियों को छोड़, गुजरात में कई कंपनियां हैं, कितनी हैं कपूर साहब? 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, तो 4th हैं, इसका मतलब गुजरात की कोई तो पीछे छूटी है। तो इसलिए हम कंपटीशन में वहां तक पहुंचे हैं। तो इस नाते से भी डिपार्टमेंट के लोगों को मैं, पावर डिपार्टमेंट के लोगों को भी बधाई देता हूं। एक अभी हमने DPR ये अपना PRI डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में भी जो ERP का सिस्टम लागू किया है, ये भी वास्तव में कई वर्षों से इस पे लगे हुए थे, लेकिन अब आकर के डिपार्टमेंट के लोगों ने कमर कसी और ERP सिस्टम लागू करके अब देश में यूनिक ये सिस्टम बनाया। पत्रकार जो जगत के जो लोग हैं, मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं, वो कहते हैं ऐसा हमने कहीं देखा सुना नहीं था, क्योंकि इनकी जो पेमेंट्स होती थी, बिलिंग नहीं होनी, बिलिंग हो गई तो पेमेंट नहीं होनी तो साल 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लटकी रहती थी। हमने पिछली सरकार के समय के भी 150-200 करोड़ रुपया अब आके दिए हैं। अभी भी कुछ पेमेंट 5 साल पुरानी पेंडिंग पड़ी है। तो जब हमने कहा कि भी आपको हम 1 महीने के अंदर पेमेंट देंगे, और 1 महीने के अंदर यानी जिस दिन उनका बिल जनरेट हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर अगर नहीं देंगे तो आपको 12% इंटरेस्ट भी देंगे, और हाँ 1 महीने से पहले मानो 5 दिन में दे देंगे तो 25 दिन का इंटरेस्ट काट भी लेंगे। तो इतना पारदर्शी तरीके से वो बड़े प्रसन्न हुए, और इस सारे मेरे ख्याल 5-6 दिन हो गए हैं, क्यों है ना हमारे कामीणा जी। अब कोई मैनुअल नहीं जा रहा ना, शुरू कर दिए हैं। अब जैसे शुरू करें, आपकी कोशिश रहनी चाहिए, TVSN बैठे कि नहीं बैठे, 4-5 दिन में पेमेंट जाए ताकि 25 दिन का ब्याज भी काट लें उनसे, ठीक है। तो माने एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो इसका मैसेज, और मीडिया हाउस तो बहुत जल्दी पहुंचाते हैं, उनको तो देर नहीं लगती। तो इस नाते से हमने इसको भी आगे बढ़ाया है। ई-वे बिल योजना GST की, ये भी काफ़ी एफिशिएंट हमारी एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हुई है। फिर ई-रवन्ना स्कीम माइंस में, इसको हमने लागू किया, तो अब उससे भी जो ओवरलोडिंग है वो बंद हो गई है। टारगेट्स जो हमारे जितने रेवेन्यू के थे वो पिछले साल से भी आगे हम बढ़ गए हैं, केवल इसलिए कि चोरी रोकी गई है। थोड़ा इसमें एक नुकसान हुआ है कि बाहर के प्रदेशों का जो ओवरलोडिंग है वो ज़्यादा आने लग गई, लेकिन उसको भी हम रोक रहे हैं ताकि उसको हम आगे न बढ़ने दें और हम उसको एक प्रकार से ठीक से कर सकें। तो मेरा कहना है कि हर एक डिपार्टमेंट इस काम में लगा है, कैसे हम अपनी व्यवस्था को सुधारें, ठीक करें। लेकिन ये प्रारंभ है, इसमें सारा जो हमारा सिस्टम है उसको हम इन्वॉल्व करें। हमारे टेक्निकल लोग तो इन्वॉल्व है ही हैं, अधिकारी कर्मचारी जो उसको नीचे लागू करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट में या नीचे, ताकि आम आदमी तक ये चीज़ पहुंचे। कोई आके हमारे ऑफिस में आए ना आए, लेकिन उसकी समस्या का समाधान, जैसे CM ग्रीवेंसेस, हमारा जो CM विंडो का पोर्टल है, 7 लाख से ऊपर 7.5 लाख ग्रीवेंसेस उसमें आई, बहुत अच्छे प्रकार से सब सॉल्व हो रही हैं। जितने भी हमारे बाकी सब सिस्टम हैं, उन सब सिस्टम को अब बढ़िया बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आज कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी, कुछ तो हमारे पोर्टल हैं लॉन्च किए 8, वो तो सारी जानकारी मिल गई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। एक उसमें है, वो है सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित। सूक्ष्म सिंचाई के एक प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की योजना से हमको लाभ भी पूरा मिल रहा है। तो हमने ये तय किया है कि कुछ एरिया पूरा का पूरा सूक्ष्म सिंचाई पर जाए। फर्स्ट फेज में हमने महेंद्रगढ़ जिला, दादरी जिला, भिवानी जिला और फतेहाबाद जिला, ये 4 जिले हैं। इसको हम ले रहे हैं कि यहाँ जो लोग अपने कम से कम 25 एकड़ के एरिया में सिंचाई चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे, 25 एकड़ का एक ब्लॉक, ताकि वहाँ पर या तो उनकी सोसाइटी बने और नहीं तो कोई एजेंसी वो उसको पीपी मॉडल पर ले, जितने लोग इच्छुक होंगे
उनमें पूरे क्षेत्र के अंदर वहाँ सरकारी सहायता से 85% तक उसमें सब्सिडी है। तो ये सारा काम करेंगे। 1 जनवरी से किसानों को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए कहेंगे और उसका पहला पीरियड तय कर लें, 1 महीना 2 महीना, ताकि उस 2 महीने में जितने अप्लाई हो जाए फर्स्ट फेज में उसको पूरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि पानी की बचत जितनी ज़्यादा होगी, हरियाणा के हर खेत में पानी पहुंचाने का काम, ये हमारा टारगेट है, बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। इसी प्रकार एक है नौकरियों से जुड़ा विषय। हमारा जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग, इन दोनों की अब रजिस्ट्रेशन जो है ये एप्लीकेंट को 1 टाइम करनी होगी। और 1 टाइम एप्लीकेशन में वो किस किस डिपार्टमेंट में चाहता है उन सब डिपार्टमेंट्स के प्रायोरिटी से नाम लिखेगा और उसकी फीस एक बार देनी होगी। 3 साल में एक बार उसको फीस देनी है। 3 साल में जितने मर्जी एग्जाम दे ले, हर एग्जाम की अलग फीस नहीं देनी है। उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी, हमारा सबसे पहले तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। तो ये ग्रुप डी के और ग्रुप सी के इस प्रकार के, और 1 टाइम एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होगा। उस एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद हर डिपार्टमेंट उसमें 3 गुना ऊपर के जो मेरिट के लोग हैं उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में मेरिट के अनुसार होगा। उसमें कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन जो मेरिट है उस मेरिट में अपर 3 टाइम्स उनको उनका एग्जाम लेकर के अपने 1 टाइम उसमें से भर्ती करके, ताकि वो लगातार जिन जिनको जरूरत है उसमें से लेते रहेंगे। अगले साल फिर टेस्ट होगा, अगले साल फिर टेस्ट होगा, लेकिन पहला जो टेस्ट देने वाले लोग हैं उनका 3 साल तक लागू रहेगा। 3 साल के बाद चौथे साल में फिर देना चाहें तो फिर दे सकते हैं। एक तीसरी घोषणा मैं कर रहा हूं कि हमारे अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी और इसी में तेंजिंग नॉर्वे अवार्डी, भीम अवार्डी, इनके लिए घोषणाएं हैं। तो अर्जुन अवार्डी को अभी तक 5,000 रुपये महीना मिलता है, श्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं। और कोचिंग प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें ये भी 5,000 रुपये महीना मिलता है। और ध्यानचंद अवार्डी, उनको भी 5,000 रुपये महीना मिलता है। इन सबको अब 1 जनवरी 2021 से 5,000 की बजाय 20,000 रुपये महीना दिया करेंगे। ये हमने एक योजना बनाई है। इसमें 80 अर्जुन अवार्डी हैं, 15 द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, 9 ध्यानचंद अवार्डी हैं। तो ऐसे 104 लोगों को ये लाभ मिलेगा। इसके बाद जो तेंजिंग नॉर्गे, ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो भारत सरकार युवा मामलों के जो खेल मंत्रालय जो है वो देता है, लेकिन वो भी मासिक नहीं है उनका, वो एक बार एक अवार्ड देते हैं इनको, मासिक इनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे हैं तो हरियाणा के केवल 3 अवार्डी हैं, इनको भी 20,000 रुपये महीने की श्रेणी में हम जोड़ते हैं। भीम अवार्डी जो है इनको अभी केवल 1 टाइम 5 लाख रुपए मिलती है राशि, मासिक कुछ नहीं मिलता। इनको मासिक 5,000 रुपये महीने से इनको भी शुरू करते हैं। ये भी 130 लोग हैं जो लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, उसमें ये बागवानी बीमा उसमें नहीं है क्या सैनी साहब? हाँ, तो इसमें हमने फिर, क्योंकि उनको अभी बागवानी का बीमा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इसको आज से लागू कर रहे हैं, जिसमें 14 सब्जियां, 2 मसाले और 4 फल, तो ऐसे 20 फसलें बागवानी की, इनको 2.5% उनका प्रीमियम लेकर के और 30,000 रुपया प्रति एकड़, और फलों के लिए 40,000 रुपया, सब्जियों के लिए 30,000 रुपया, फलों के लिए 40,000 रुपया प्रति एकड़ की जो इनको नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा, इसको भी इसमें हम जोड़ रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए की पूंजी ये अलग से भी रखी है, आवश्यकता पड़ने पर इसको और बढ़ाया जा सकता है। हायर एजुकेशन, साथ में मेडिकल और इंजीनियरिंग, इसके जो कोर्सेज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कठिनाइयाँ कई प्रकार की आती हैं। पहले वो बैंकों से लोन लेने के अधिकृत तो होते हैं, लेकिन सामान्यतः उनको कठिनाई से मिलता है। हमने उसमें एक योजना बनाई है कि सरकारी गारंटी से उनको लोन दिलाया जाएगा, और साथ ही जो किसी कारण से
पे करने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं पे कर पाएंगे, तो उनके लिए एक सिक्योरिटी जमा धन प्रत्याभूति योजना, यानी बैंकों को भुगतान करने के लिए ये एक उसके लिए सिक्योरिटी हमें रखी है, ताकि जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी भी उसमें गारंटी दी जा सके। एक है जो भी तहसीलों के अंदर पंजीकरण व्यवस्था नई हमने शुरू की है। अभी तक जो होता है हर एक तहसील एरिया का जो पंजीकरण होता है वो उसी तहसील में होता है, लेकिन 1 अप्रैल से इसको खोल दिया जाएगा किसी भी तहसील में, प्रदेश की किसी तहसील में या जिले में, जिले की किसी भी तहसील में वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आगे मेरा निवेदन रहेगा कि इसको हम प्रदेश में कहीं भी करा सकें, ऐसी योजना बना दीजिए। अभी तो हमारा जो डाटा रिकॉर्ड है वो जिले का ही है, तो जिले की किसी भी तहसील में उसको करा सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकें तो इसका विचार करिए। CLUs जैसा मैंने पहले बता दिया कि वो 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन CLUs होंगे और 30 दिन के अंदर अंदर वो क्लियर करने होंगे। अगर कहीं क्लियर नहीं होंगे तो डीम्ड CLU गिवन ये माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुविधा दी जा रही है कि जो ACP है सरकारी कर्मचारियों की समय पर लगती नहीं है, सालों साल उनको इंतजार करने पड़ते हैं। 8 वर्ष, 16 वर्ष और 24 वर्ष के बाद उनको स्वाभाविक इंतजार होती है कि हमारी ACP लगेगी, उसके हिसाब से हमको अपनी सैलरी वो मिलेगी। वो डिपार्टमेंट कई बार ढिलाई के कारण से नहीं लगा पाते, लेकिन उसको अब ऑटोमेटिक सिस्टम में जोड़ दिया गया है। HRMS में ही उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो ACR और बाकी सारी चीज़ें उसकी चेकिंग अपने आप करके, और ACP ऑटोमेटिक लगेगी। जिस दिन 8 साल, 16 साल, 24 साल हो जाएंगे उस दिन ACP अपने आप लग जाएगी, कोई किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं आएगी। ये एक सरकारी कर्मचारियों के लिए भी किया है। अभी तक हरियाणा में 10 नगर निगम थे। अभी इस बार कैबिनेट मीटिंग में हमने एक नगर निगम और बनाया है, मानेसर, इसकी स्थापना कर दी है, तो ये 11 नगर निगम हो जाएंगे। गुरुग्राम की भी सीमा थोड़ी बढ़ाई जाने की स्वीकृति हो गई है, उसकी सीमा भी बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर इस गुड गवर्नेंस डे पर आज मैं इस बात का संतोष कर सकता हूं कि जो योजनाएं हमने पिछले वर्ष सोची थी कि ये सब योजनाएं होंगी और उसमें अच्छा काम करने वाले ऐसे कर्मचारी, अधिकारी और उनकी सामूहिक टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। आज प्रदेश भर में सब जिला केंद्रों पर और यहाँ भी ऐसी सब टीमों को जो पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे मैं निवेदन करूँगा कि इसमें फील्ड के जो लोग हैं जो इनका परिणाम अच्छा ला सके इस गुड गवर्नेंस का, ऐसे फील्ड के लोगों को लगातार उनकी मॉनिटरिंग, उनको अप्लाई करने के लिए जो हमारा वेब पोर्टल है उसको खुला रखें और अपने आप भी अप्लाई करें। और जो अधिकारी हैं, जो उनके सुपरवाइज करने वाले अधिकारी अपने कर्मचारियों को हैं, उनकी रिकमेंडेशन भी साथ साथ आती रहे, ताकि फील्ड के लोग इसको ज़्यादा अच्छा उपयोग करके और परिणाम अच्छे ला सकें। उनको इस प्रकार के जो प्रोत्साहन हैं वो ज़्यादा दिए जाए, ये मेरा निवेदन है। आप लोगों ने आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश भर में जो लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने आज सहभागिता की है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।